हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्योरिंग शिक्षा द्वार। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो सीरीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ यूनिट 3 को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। बेसिकली हम लोग अभी 2013 एंट्रेंस पेपर को देख रहे हैं एमयू के। तो हमने 40 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस देखे, जिसमें हमको बहुत सारे साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले, जिसमें पर्सनैलिटी भी थी, टेस्ट के भी थे, ठीक है, डेवलपमेंट से भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो आज जो हमारा यूनिट है वो यूनिट 4 के क्वेश्चंस है बेसिकली, जो कि ये खुद 20 नंबर्स के होते हैं। साइकोलॉजी खुद में एक 20 नंबर्स में आती है, और फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी भी 20 नंबर की आती है। तो 61 नंबर क्वेश्चन से ये स्टार्टिंग है। तो आप लोगों के पास अगर लास्ट ईयर पेपर है तो आप उसमें भी उसके वो ओपन करके मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो और इसकी पीडीएफ भी आपको इन द एंड प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि विच फिलॉसफी एडवोकेट सेल्फ एक्सप्रेशन एज द एम ऑफ एजुकेशन। तो यहां पे ये पूछा गया है कि जो फिलॉसफी है, ऐसी कौन सी फिलॉसफी है जो सेल्फ एक्सप्रेशन पे फोकस करती है। सेल्फ एक्सप्रेशन, देखिए अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन जो इस क्वेश्चन में जो बच्चे करते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे बच्चों से बात की थी जिन्होंने ये वाला पेपर दिया था, उसमें उन्होंने ज्यादातर जो आंसर था वो आइडियलिज्म लगा दिया था, ठीक है। लेकिन देखिए समझिए, देखिए सेल्फ वाली चीजें दोनों में आती हैं, लेकिन आइडियलिज्म बात करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। आइडियलिज्म जो है वो बात करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, ठीक है, ना कि सेल्फ एक्सप्रेशन की। तो इसीलिए यहां पे इसका जो आंसर होगा वो आइडियलिज्म नहीं होगा। तो सेल्फ एक्सप्रेशन की जो बात करता है वो करता है नेचुरलिज्म। देखिए नेचुरलिज्म जो है ना, वो एक ऐसी अप्रोच करता है जहां पे हर चीज इमेंसिपेटरी होगी, फुल फ्रीडम होगा, ठीक है। बच्चों को ओपन स्पेस में छोड़ दो, नेचर के बीच में, वो नेचर से एक्सपोज होंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे और खुद ब खुद सेल्फ एक्सप्रेशन के थ्रू वो सीखेंगे चीजों को, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो नेचुरलिज्म होगा। देन हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which philosophy emphasize the need for integrated knowledge through integrated curriculum? ठीक है, इनमें से कौन सी फिलॉसफी है जो इंटीग्रेटेड नॉलेज देने की बात करती है थ्रू इंटीग्रेटेड करिकुलम। मतलब इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, एक दूसरे में मिक्स, एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है ना। तो देखिए जैसे सपोज कर लीजिए मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसमें मैंने एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन दे दिए, उसमें मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दी किसी साइंटिस्ट के बारे में। तो क्या हो रहा है, एक ही साथ बच्चा साइंस तो पढ़ रहा है, साथ में वो अपने एनवायरनमेंट की भी नॉलेज ले रहा है, हिस्ट्री की भी नॉलेज ले रहा है। तो ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड नॉलेज है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की जो करिकुलम है, जो एक्टिविटीज है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक। तो इसका जो आंसर है, देखिए आइडियलिज्म तो सिर्फ बात करता है स्पिरिचुअलिटी की, ठीक है, मतलब जो चीज है, जो गुरुज हैं, जो टीचर्स उन्होंने बता दिया वही होगा फॉलो, ठीक है। तो वहां इंटीग्रेशन में कोई बात नहीं होती है। नेशनलिज्म में भी ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो जो इसका सही आंसर है वो है प्रैग्मेटिज्म, क्योंकि अगर आप प्रैग्मेटिज्म को पढ़े होंगे तो उन लोग बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, ठीक है, और हर सब्जेक्ट एक दूसरे से क्या करना चाहिए, बेसिकली एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड करना चाहिए, ताकि जो बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। वो ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो जो लर्निंग होती है उसका रिटेंशन पावर वो बहुत लाइफ लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रैग्मेटिज्म। 63rd पे आते हैं। विच फिलॉसफी अधेयर्स टू फिक्स्ड वैल्यू स्ट्रक्चर। देखिए फिक्स्ड वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यूज जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, जिनको हम एडिट नहीं कर सकते, जिनको हम खत्म नहीं कर सकते। तो जैसे हम लोग के दादा लोग थे, या जो पुराने लोग होते हैं बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ठीक है, वैल्यूज में उनको ये होता है कि भाई अगर कोई बच्चा सामने से आ रहा है तो वो बड़ों को क्या प्रणाम करे, सलाम करे, ठीक है,
इन रिस्पेक्ट कि सामने वाला बंदा जो बंदा है वो उससे गरीब है या अमीर, उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो बड़ा है तो हमको उसकी क्या करनी है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है, और ये वैल्यूज कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। तो पुराने लोग, मैंने बताया पुराने लोग, इसमें से कौन सी ऐसी फिलॉसफी जो पुरानी है? देखिए, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में डिस्कस हुई है। लेकिन जो आइडियलिज्म है वो सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी में से एक है। ग्रीक फिलोसफर्स, ठीक है, सोक्राट्स हो गए, आपके प्लेटो हो गए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइडियलिज्म होगा, क्योंकि आइडियलिज्म जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट फिलॉसफी है। उसमें ये होता है कि जो वैल्यूज हैं, जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो डिसिप्लिन है, ठीक है, जो टीचर कह दे सब कुछ एकदम स्ट्रिक्टली फॉलोड होना चाहिए, ठीक है। तो जहां पे भी फिक्स्ड वैल्यू की बात आएगी, स्ट्रिक्ट वैल्यू की बात आएगी, अनचेंजेबल वैल्यूज की बात आएगी, वहां पे आंसर हमेशा आइडियलिज्म होगा, क्योंकि आइडियलिज्म सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट फिलॉसफी को फॉलो करता है। देन अगला क्वेश्चन, द मेथड ऑफ फिलॉसफीज। फिलॉसफी क्या है? बेसिकली फिलॉसफी है क्या? तो देखिए, क्या फिलॉसफी में आप कोई चीज ढूंढते हो, सर्च करते हो, क्या करते हो? देखिए, फिलॉसफी में बेसिकली हम लोग, फिलॉसफी की 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, हम सबको पता है ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी में सबसे पहला आपका आता है मेटाफिजिक्स, देन मेटाफिजिक्स के बाद आपका आता है एपिस्टेमोलॉजी, देन लास्ट आपका आता है एक्सियोलॉजी, ठीक है। मेटाफिजिक्स जो है वो, मेटाफिजिक्स में भी 2 ब्रांचेस आ जाती हैं, देन आपकी ऑन्टोलॉजी और कॉस्मोलॉजी। देखिए, जो मेटाफिजिक्स जो है, इसमें हम उन क्वेश्चंस के बारे में पता करते हैं, जैसे कि व्हाट इज यूनिवर्स, ठीक है, व्हाट इज रियलिटी, ठीक है। हम जानने की कोशिश करते हैं जो चीज पहले से है, और हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज की बात करते हैं कि नॉलेज क्या है, ये नॉलेज का, इसका सोर्स क्या है, ठीक है, ये कितनी सही है, कितनी गलत है, वगैरह वगैरह। एक्सियोलॉजी में हम एस्थेटिक्स और वैल्यूज की बात करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। हम फिलॉसफी में क्वेश्चंस के आंसर को जानते हैं, ढूंढते हैं, ठीक है। हम किसी चीज को डिस्क्राइब नहीं करते, हम किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हम किसी चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज रियलिटी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। अगले पे आते हैं, द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरेंस विदाउट फिलॉसफी इज अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट किसने दिया है भाई? तो देखिए, इसका सीधा आंसर होगा फिच। ये स्टेटमेंट जो है, इसमें क्योंकि इसमें कुछ डिस्क्राइब करने वाला नहीं है, ठीक है, कि मतलब फिच ने ही ये कहा था कि जो एजुकेशन है ना, वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता फिलॉसफी की वजह से, ठीक है। मतलब उसके जो एम्स हैं, ठीक है, जो भी चीजें हैं, जो भी मेथड्स हैं, वो कभी भी क्लियर नहीं होंगी फिलॉसफी के बगैर, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा फिच। फिच ने ही कहा था ये वाला स्टेटमेंट। अगला है, विच फिलॉसफी स्ट्रिक्टली अपोज द बुकिश नॉलेज। वर्ड आया है बुकिश नॉलेज, मतलब बुक्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया भाई, कि बुक्स की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। रियलिज्म में क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि रियलिज्म तो बल्कि और बुक को ही प्रेफर करता है। क्यों करता है? क्योंकि भाई उसका ये होता है, हर चीज क्या कहते हैं, हर चीज का एक सेंस होना चाहिए, ठीक है ना, लॉजिक होना चाहिए, हर चीज मैटर उसको पढ़ पाए, तो इसमें बुक्स आती हैं, ठीक है। आइडियलिज्म में भी बुक्स आती हैं, क्योंकि आइडियलिज्म जो है वो बेसिकली ओल्ड फिलॉसफीज हैं, और बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने बुक्स लिखी हैं, ठीक है। जो हमारे इंडिया में जो वेदास हैं, ठीक है, वो सब क्या है, ठीक है, बुक्स है ना, तो बुकिश नॉलेज में लोग बिलीव करते हैं। प्रैग्मेटिज्म भी बुक में बिलीव करता है, हाँ एक्टिविटी सेंटर्ड है, लेकिन जो एक्टिविटी करनी है वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? बुक से ही मिलेगी। लेकिन जो नेचुरलिज्म है
वो कहता है एवरीथिंग फ्रॉम नेचर, एवरीथिंग फ्रॉम नेचर, सब कुछ नेचर से हमको मिल सकता है, हमको कोई किताब की, कोई टीचर की कोई जरूरत नहीं है। नेचर इज द टीचर, नेचर इज द बुक, नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरलिज्म, और ये बुकिश नॉलेज को सीधा सीधा अपोज करता है। नॉलेज थ्रू द एक्टिविटी ऑफ माइंड rather than थ्रू द सेंसेस इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ इन। फर्स्ट आर्टिकल, सबसे पहला, सबसे प्राइमरी फोकस माइंड पे कौन सी फिलॉसफी करती है? बताइए, क्या रियलिज्म करता है? नहीं, रियलिज्म नहीं करता है। नेचुरलिज्म तो नेचर की बात करता है, माइंड की तो कोई बात करता नहीं है। प्रैग्मेटिज्म एक्टिविटी की बात करता है, ठीक है, वो हर सेंस की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये दिया गया है कि नॉलेज थ्रू द एक्टिविटी ऑफ माइंड, एक्टिविटी ऑफ माइंड को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, सेंसेस से भी आगे दी गई है। तो माइंड का यूज सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं? आइडियलिज्म में, क्योंकि आइडियलिज्म यही कहता है कि सब सारी नॉलेज हमारे अंदर है, हमारे माइंड में है। ठीक है, बस हमको स्पिरिचुअली इसको बाहर लाना है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ माइंड। ठीक है, फोकस किस पे करता है सबसे ज्यादा? माइंड पे। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो वो लोग ध्यान लगाते हैं, है ना, तो ध्यान क्या लगाते हैं? बेसिकली अपने माइंड से ही नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहां पे हमको मैच द फॉलोइंग आया है, मेथड्स ऑफ एजुकेशन हमको दिए हुए हैं यहां पे। ठीक है, एक तरफ मेथड्स ऑफ एजुकेशन है और एक तरफ बेसिकली कौन सी फिलॉसफी में वो फॉलो होते हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहला है प्रोजेक्ट मेथड। देखिए, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है? बेसिकली प्रोजेक्ट मेथड में आप एक्टिविटी करते हो, आप लर्निंग बाय डूइंग करते हो। क्या करते हो? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग करते हो। ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग किसका मतलब किसका मेन कंपोनेंट है? प्रैग्मेटिज्म का। ये कहां आ जाएगा? सीधा 1 का सी। तो हम देखेंगे 1 का सी कहां पे है। तो आप अगर यहां ध्यान देखो तो पहले ही ऑप्शन में सिर्फ 1 का सी लिखा हुआ है और कहीं है ही नहीं। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ये सॉल्व हो गया, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखो भी तब भी वो सही है। सेकेंड, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड की प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से आप अभी प्रेजेंट डे की एक्सपीरियंस को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, ये आता है आपका नेचुरलिज्म में। कहां गया नेचुरलिज्म? ये रहा नेचुरलिज्म। ठीक है, सेकंड का ए। अब इससे तो हमको और कंफर्म हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सोक्रेट मेथड जो है, सोक्रेट मैंने बताया ना, सोक्रेट्स, प्लेटो, ये सब आइडियलिस्टिक हैं। प्रोग्राम लर्निंग बेसिकली रियलिज्म में होता है। नॉलेज मेथड आपका एग्जिस्टेंशलिज्म में होता है। ठीक, तो ये हो गया इसका। अगले आते हैं, मैच द कंट्रीब्यूशन गिवन इन द कॉलम ए विद द कंट्रीब्यूटर्स गिवन इन द कॉलम बी। ठीक है, ये कुछ कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन की फील्ड में, बुक्स हैं, स्कूल्स हैं, ये किसने दिए, इससे हमको मैच द फॉलोइंग करनी है। ठीक है, तो इससे आपको एक और चीज पता चली कि मैच द फॉलोइंग्स भी आते हैं। अब आप सोचिए, इसमें आपको 4 आंसर सही देने हैं, है ना, चारों के आंसर सही देने हैं। खैर, अगर आप 2 या 3 आंसर सही कर देते हो तो इन द एंड वो पता चल ही जाता है हमको कि आंसर कौन सा होगा, लेकिन स्टिल 4 नॉलेज चाहिए होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिसेंट मून। देखिए, क्रिसेंट मून बेसिकली, द क्रिसेंट मून एक बुक है, ठीक है, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, द क्रिसेंट मून रविंद्रनाथ टैगोर ने की। तो फर्स्ट का बी ढूंढिए। देखिए, हमको 2 ऑप्शंस मिल गए। ठीक है, हमको दो यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल गए जिसमें फर्स्ट का बी है, मतलब कि सेकंड और फर्स्ट और थर्ड तो होगा ही नहीं। तो अब हमको सिर्फ 2 पे फोकस करना है। अब इन दोनों में से कौन सही है? फ्रीडम फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, ये भी वर्क है किसका? के मूर्ति, कृष्णा मूर्ति का। ठीक है, सेकंड का ए। अब हमको ढूंढना है सेकंड का ए कहां पे है भाई। तो सेकंड का ए कहां पे है? ये हमको मिल गया। तो यहाँ पे इससे ये क्या कहते हैं, इससे हम ये पक्का कर सकते हैं कि जो इसका आंसर है वो डी है। लेकिन स्टिल, क्योंकि हमको यहाँ पे पेपर डिस्कस करना है, तो हम सारे ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। लेबोरेटरी स्कूल किसने दिया था? लेबोरेटरी स्कूल बेसिकली का कॉन्सेप्ट दिया था जॉन डुई ने। ठीक है, जॉन डुई ने। ठीक,
देखिए थर्ड का डी एकदम सही है। समरहिल स्कूल था इंग्लैंड में जो खोला था एएस नील ने, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे था पूरी तरीके से, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे पूरी खुली छूट थी, खुली आजादी थी बच्चों को, उनको जो करना है वो करे, ठीक। तो इसका आंसर डी होगा। 78th क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद जॉन डुई। देखिए जॉन, इसमें से कौन सा ऑप्शन जॉन डुई से एसोसिएटेड नहीं है। देखिए अब जो जॉन डुई है वो एक प्रैग्मेटिस्ट है, ठीक है। प्रैग्मेटिस्ट कब की फिलॉसफी, 20th सेंचुरी की फिलॉसफी, एकदम जल्दी की फिलॉसफी है, तो उसमें जो अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, डेमोक्रेसी होगी, वगैरह वगैरह। तो देख ले, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बिल्कुल प्रोग्रेसिव एजुकेशन होगा, ठीक है। तो ये एसोसिएट करता है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बिल्कुल करता है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना डेमोक्रेसी भी नई मॉडर्न फिलॉसफी है, डेमोक्रेसी भी उसमें होगा। सेल्फ डिस्कवरी मेथड, ठीक है, खुद से डिस्कवरी बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, प्रैक्टिस होती है ना बच्चों। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, तो ये भी हो जाएगा। स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन, देखिए अभी स्पिरिचुअल जो वर्ड है ना वो ज्यादातर और सबसे ज्यादा कहाँ एसोसिएट होता है, आइडियलिज्म में। तो क्या जॉन डुइस आइडियलिस्ट थे, बिल्कुल नहीं, वो मॉडर्न फिलोसोफर थे, वो प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्यों, क्योंकि हमको नॉट एसोसिएट विद जॉन डुई को करना था, ठीक है, टिक करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 पे आते हैं, Who said illiteracy and innumeracy are a greater threat to humanity than the terrorism? ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है। देखिए स्टेटमेंट कितने ज्यादा जरूरी है, हमको कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन स्टेटमेंट्स पे, बुक्स पे, वर्क्स पे मिल ही जाते हैं। आई विल से 4 से 5 नंबर के, ठीक है। किसने कहा था ये, तो इसका आंसर, सही आंसर है अमृता सेन, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि जो इलिटरेसी, अगर मतलब इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है और उसको गिनतियां नहीं आती हैं, वो बहुत ज्यादा थ्रेट है, ठीक है, खतरा है देश के लिए, टेररिज्म से भी ज्यादा, आतंकवाद से भी ज्यादा बड़ा खतरा है, ठीक है, अगर जो सिटीजन्स हैं अगर उस देश के वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, अमृता सेन ने। अगले आते हैं, इन विच वेदा द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्नास इज मेंशन। वर्नास मतलब होता है कास्ट, यहां पे टी होगा, KASTES, ठीक है। तो वेदा कॉन्सेप्ट कौन सी वेदा में वर्नास के कॉन्सेप्ट को मेंशन किया गया, ठीक है। कास्ट जो वर्ण सिस्टम होता था ना, डिवीजन ऑफ द सोसाइटी था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। सबसे ऊपर आपके ब्राह्मण्स आते थे, फिर आपको क्षत्रियास आते थे, फिर आपके वैश्यास आते थे, फिर आपके आते थे शूद्रास, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, वर्ण सिस्टम है, या वर्णा सिस्टम भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक। तो कौन से वेद में था, तो जो सबसे पहली वेद है, जो सबसे पुरानी वेद है, उसमें ही ये चीज दी गई थी, और सबसे पुरानी वेद है ऋग्वेद, जो सबसे पहली वेद आती है, ठीक है। 73 पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी टू एजुकेशन इज नोन एज। जब हम एजुकेशन में सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन एक जैसे ही लगते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन सोशियोलॉजी, सोशल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, सोशल साइंस ऑफ एजुकेशन। तो देखिए सोशल साइंस ऑफ एजुकेशन तो नहीं होगा, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि देखिए चीजें वही आंसर सही होंगी जो हमने कभी ना कभी सुना होगा। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जैसी भी कोई चीज नहीं है। 2 वर्ड्स यहाँ पे, 2 ऑप्शन बचते हैं जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है, सोशल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन साइकोलॉजी। तो देखिए बहुत से बच्चों को यहाँ पे ये गलती होती है कि वो यहाँ पे आंसर लगा देते हैं सोशल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, लेकिन देखो यहाँ पे एप्लीकेशन को अप्लाई करने की बात हो रही है, सॉरी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की बात हो रही है, ना कि कोई फाउंडेशन देने की बात हो रही है।
तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है एजुकेशन सोशियोलॉजी। द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेट आर, ठीक है, तो स्टेट भी एक टॉपिक है जो हम लोग पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। तो देखिए स्टेट के ना कोई भी जो कंट्री है, बेसिकली यहाँ पे स्टेट राज्य को नहीं कहा गया है। अगर जो लोग पॉलिटिकल साइंस से होंगे, जो लोग सोशल साइंस से होंगे, उनको पता होगा स्टेट का मतलब होता है एक कंट्री, ठीक है, एक रीजन, ठीक है, मतलब तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए तब वो स्टेट कहलाता है। क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? उसकी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, उसकी सॉवरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी बेसिकली क्या होनी चाहिए? एक टेरिटरी होनी चाहिए, तब वो स्टेट कहलाता है। और भी चीजें होती हैं, हमको उसके अंदर नहीं जाना ज्यादा, ठीक है, मतलब उसका खुद का एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉपुलेशन कुछ लोग रहेंगे उस पर, तभी तो गवर्नमेंट उनको गवर्न करेगी। सॉवरेनिटी मतलब होता है कि उसके पास जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसके पास खुद की पावर है बेसिकली डिसीजंस लेने की। ऐसा ना हो कि दूसरे स्टेट के, दूसरे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो कहते हैं वो वही करता है, नहीं, सॉवरेनिटी है उसके पास, ठीक है, उसके पास खुद की फ्रीडम, खुद की ऑटोनॉमी है, ठीक है। और टेरिटरी मतलब भाई एक बाउंड्री होनी चाहिए, जैसे इंडिया है ना, बॉर्डर्स बने ना कि ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारी जमीन, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा है? पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी होता है, सॉवरेनिटी भी होती है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अ सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ, सोसाइटी है नेटवर्क, किसकी नेटवर्क है? सोसाइटी बनी है सोशल से, है ना, तो किसके नेटवर्क से होगा? देखते हैं। सोशियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप, सोशियो और पॉलिटिकल रिलेशनशिप, सोशल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल एटीट्यूड या रिलीजियस एंड कल्चर भी। देखिए सोसाइटी का एक पार्ट होता है रिलीजन और कल्चर, तो ये तो होगा नहीं। सोशल एटीट्यूड भी नहीं होगा। अब बचे हमारे पास सोशियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो इसमें से क्या आंसर होगा? देखिए बारीकी, इसमें हल्का सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहाँ पे पॉलिटिकल आया है और यहाँ पे सोसाइटी भी आई है, होल सोसाइटी, लेकिन यहाँ पे हमको सोसाइटी के बारे में ही पूछा गया कि सोसाइटी किस चीज का नेटवर्क है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप कह सकते हो, या इसका एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप ये भी हम करते हैं। इंटरपर्सनल की सोसाइटी क्या है? जहां पे 10 लोग रह रहे हैं, मतलब 10 लोग, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक दूसरे से उनके साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, कोई दोस्त है, कोई फैमिली है, ठीक है, कोई कोवर्कर है, सबका अपना अपना रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल क्या होता है? दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, उसी को ही सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। The structure of society may be changed radically due to its, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो रेडिकली मतलब होता है एक्सट्रीम वर्ड यूज होता है, मतलब टोटल चेंज, ठीक है, टोटल चेंज की बात हो रही है कि मतलब पूरी तरीके से कैसे चेंज हो सकती है। आइडियोलॉजी से क्या पूरी तरीके से चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती भाई, क्योंकि आप ही देखो एक देश में कई सारी आइडियोलॉजी होती कि नहीं होती है ना, कई सारे लोग अलग अलग उनकी आइडियोलॉजी, तो ये तो आंसर होगा नहीं। रिलीजन नहीं हो सकती, क्योंकि अगेन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिलीजन है, क्या उससे पूरा चेंज हो जाएगी सोसाइटी? नहीं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका भी रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है, हमारा भी कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे रिलीजन की वजह से उनका रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो टोटल चेंज तो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है टोटल चेंज। लॉ ऑफ ऑर्डर नहीं। चेंज टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, अब देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जियो। जब जियो ने 5G लॉन्च, 4G लॉन्च किया और फ्री में दिया, देखो कैसे सोसाइटी चेंज हो गई, कैसे हम लोग, क्या हुआ, हम लोग ट्रेडिशनल क्लासरूम से ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, बैचेस खरीद ले रहे हैं, घर पे आराम से पढ़ ले रहे हैं। जॉब्स में ऐसा हो रहा है कि अब जॉब्स करने के लिए जाना नहीं पड़ रहा, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ठीक है, चीजें ऑनलाइन मंगा ली जा रही हैं, है ना, इजिली। मूवी थिएटर कोई नहीं जाता, अब लोग प्रेफर करते हैं लैपटॉप पे नेटफ्लिक्स देखना। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी से पूरी सोसाइटी में चेंज आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं है किसी एक कम्युनिटी में चेंज आया, ऐसा नहीं कुछ लोगों में चेंज आया,
पूरी सोसाइटी चेंज हो रही है और होती जा रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे लगता है टेक्नोलॉजी से ही सब कुछ होगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी, पहले इंसान पैदल चलते थे, व्हील आया, व्हील क्या है, टेक्नोलॉजी तो थी ना। जरूरी नहीं टेक्नोलॉजी को आप सिर्फ अपने माइंड में ये मत रखो कि जो इलेक्ट्रिसिटी और इससे चलते हैं, नहीं, टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी नई चीज जो इंसान के वर्क को, इंसान के काम को आसान कर दे। व्हील आया तो लोग फिर बुलक कार्ट्स, हॉर्स कार्ट इस पे चलने लगे, तो पूरा सोशल चेंज हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चेंज टेक्नोलॉजिकल कंडीशन। फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट, फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट क्या, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ये सीधा आया है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन से। तो जो फैमिली होती है वो सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप मतलब दूसरा ग्रुप, ऑर्गेनाइज ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप या स्पेशलाइज्ड ग्रुप। देखिए फैमिली जो होती है ना, अगर हम एजुकेशन की बात करें, सोशलाइजेशन की बात करें, किसी की बात करें, सबसे पहले हम जो इंडिविजुअल होता है वो इंटरेक्ट करता है अपनी फैमिली से ही। जब बच्चा पैदा होता है कहाँ होगा, घर में ही तो होगा, है ना। तो किससे बातें करेगा, अपने अम्मा अब्बा से, अपने कजन से, अपने भाई बहन से। ठीक है, तो प्राइमरी मतलब सबसे पहला ग्रुप होता है। ठीक, there cannot be educated people without educated women। there cannot be educated people without educated women, this was indicated by, ये जो स्टेटमेंट है वो किसमें मतलब किसमें वो किया गया था, इंडिकेट किया गया था। तो देखिए मुझे अभी नहीं पता, लेकिन आंसर की में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। आई थिंक आंसर की में शायद कोठारी कमीशन पे लगाया गया, आई डोंट नो, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये दिया ही गया है राधा कृष्णा के द्वारा, राधा कृष्णा के द्वारा। ठीक है, एस राधा कृष्णा, और यूनिवर्सिटी कमीशन को चेयर किया था किसने, एस राधा कृष्णा ने, जो हमारे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जस्ट इंडिपेंडेंस ये जो ये कमीशन को वो किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया था राधा कृष्णा ने द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में ही। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, आंसर की में कुछ और दिया हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रेंट टू सोशल चेंज, सोसाइटी के चेंज में क्या चीज बाधा नहीं बनती है, ठीक है, रुकावट नहीं बनती है। ठीक है, रुकावट, ठीक, कंस्ट्रेंट मतलब होता है रुकावट। ठीक है, क्या एजुकेशन सोशल चेंज में रुकावट बनता है, बनता है? नहीं बनता है। एजुकेशन क्यों बनेगा भाई, एजुकेशन तो आप प्रमोट करता है सोशल चेंज को। हमको क्या बताना है, अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टेंट। ठीक है, नॉट। कास्ट बनता है बिल्कुल, अगर आप सोसाइटी चेंज करना चाहते हैं, कास्ट वाले जो लोग जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं कहते हैं नहीं भाई हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि भाई हमारे मतलब हम लोग इस चीज को नहीं मानते हैं। रिलीजन में भी कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई, अमीर लोग कहेंगे नहीं हम क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलें। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा तो उससे क्या मतलब, हमारे पास तो खुद की गाड़ी है। तो ये सब चीजें बाधा बन सकती हैं, रुकावट बन सकती है, लेकिन एजुकेशन कभी भी नहीं बना। एजुकेशन ऑलवेज प्रमोट सोशल चेंज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशन। ओके, फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं इस यूनिट का, वो है ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम गुरुकुल्स ट्राइड टू प्रिजर्व व्हिच टाइप ऑफ वैल्यूज इन चिल्ड्रन। देखिए रिलेट करिए, गुरुकुल्स कब होते थे, एंशिएंट टाइम में। एंशिएंट टाइम पे कौन सी फिलॉसफी चलती थी, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म किसकी बात करता था, माइंड की, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करता था कि दिस वर्ल्ड इज अ टेम्पररी। ठीक है, ये तो टेम्पररी खत्म हो जाना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की बात होती थी हमेशा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी, और आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा नेचर के बारे में, और जो पेपर का जो नेचर है उसके बारे में और समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या ओवरऑल कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारी टीम आपसे बात जरूर करेगी। और हमारे जो बैचेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, एमएड के लिए, बीएड के लिए, बीए के लिए, बीएलएलबी के लिए, 11th 12th एंट्रेंस के लिए। ठीक है, और ये जो हमारे जो बैचेस हैं ये मेनली फोकस करते हैं जामिया
और एमयू के एंट्रेंसेस को। तो आप इन सारे बैचेस को परचेज कर सकते हैं। कलाम 10 अगर आप अपना कोड यूज करेंगे तो उसमें आपको 500 का और डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो क्वालिटी है, बीट क्लास और जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में आपको नहीं मिलने वाले कहीं पे भी। ओके, थैंक यू। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।